हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा डे नंबर 7 ऑफ आवर एनसीईआरटी सीरीज़, जहां पर हम क्लास 6 के एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं सीटेट का एग्ज़ाम, लेकिन अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताती जा रही हूँ सीटेट कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ से नहीं पूछ सकता, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके से फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, और आप किस टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके अलावा भी चैनल पर बीएड से रिलेटेड कंटेंट और भी आपकी जो सीटेट है उसको लेकर के प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंग्लिश के पेपर्स सब पड़े हुए हैं, आप देखेंगे, आप जा कर के देखिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपी टेट। ठीक है, तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है ना, इसका नाम है विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड, है ना। पहले हमने जो ये सीरीज शुरू की क्लास 6 से, तो हमने बेसिकली सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, कैसे उसके अंदर डेवलपमेंट्स आने शुरू हुए, हमने वो देखे, है ना। धीरे धीरे करके देखा कि खुदाई, जैसे खेत में खुदाई करने के लिए जो प्लो होता है ना, उससे खुदाई करने के लिए जो प्लो होता है वो पहले हमने देखा टॉय का, पहले हमने देखा कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो रहा है, फिर हमने देखा वुड का, हमें मिला वुड का यूज़ होता था हड़प्पन में, फिर हमने वैदिक में आते आते देखा कि आयरन का प्लो शेयर जो है वो अब हमें मिलने लगा है ना। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को आयरन की टूल्स ने किस तरीके से हेल्प किया, यहाँ हम देखेंगे, है ना। तो देखिए, आजकल की अगर मैं बात करूँ तो आजकल हम आयरन को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते, क्योंकि स्टील जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। लेकिन जब 3000 साल पहले हमें आयरन के प्लो शेयर मिले थे, आयरन का जब हमने यूज़ करना शुरू किया था, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त आयरन की इम्पॉर्टेंस क्या रही होगी। और हमें ज़्यादातर जो आयरन के टूल्स हैं वो कहाँ से मिले थे, मेगालिथिक बरियल्स से। मेगालिथिक बरियल्स क्या होते हैं आप कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि लास्ट चैप्टर नंबर 4 में हमने ये डील किया था कि क्या होते हैं मेगालिथिक बरियल्स। ठीक है, तो क्या था कि 2500 साल पहले हमें एविडेंस मिला कि हमने आयरन टूल्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं, है ना। हमने देखा था लास्ट चैप्टर्स में ना, हमने देखा था। तो उसके अंदर हमें क्या मिले थे, आयरन टूल्स के अंदर एक्स मिले थे, है ना, और उसके अलावा प्लो शेयर मिला था, और उस जिससे क्या हुआ था, जिससे एग्रीकल्चर में एक हमने प्रोडक्शन में वो देखा था, ये चीज़ें मिली थी, प्रोडक्शन में हमने इंक्रीमेंट देखा था, है ना। तो क्या हुआ, आपने देखा कि हंटर गैदरर्स जो थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे थे, मतलब शिफ्ट इधर से उधर जा रहे थे। देन सेटल्ड एग्रीकल्चर देखा, सेटल्ड एग्रीकल्चर अभी टॉय उससे वुड से यूज़ कर रहे थे वो, और उसके बाद आयरन से यूज़ किया, और धीरे धीरे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में एक आयरन का जो हेल्प आई, ठीक है। देन उसके अलावा प्रोडक्शन और किस चीज़ से इंक्रीज़ हुआ, इरिगेशन इन लोगों ने यूज़ किया। तो जो किंग और किंगडम है, हम इतने बड़े बड़े एम्पायर्स की बात करते हैं, तो उन्होंने सर्वाइवल उनका इजी नहीं होता अगर क्या होता, अगर विलेजेस जो हैं, अगर जो बड़े बड़े विलेजेस थे उन्होंने उन किंगडम्स की हेल्प नहीं की होती, है ना। ज़रूर ये बात बिल्कुल सही है कि नए टूल्स आ गए थे जिन्होंने एग्रीकल्चर में हेल्प किया था। ट्रांसप्लांटेशन हमने देखा था कि अब सीड को बिखराया नहीं जाता था, अब सीड की सैपलिंग्स बना ली जाती थी, है ना। चैप्टर 5 में हमने देखा था, जिससे क्या प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा रहा था। लेकिन एक और फैक्टर था जो कि था इरिगेशन, है ना। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग द दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, है ना। तो इस वक्त पे जो इरिगेशन के लिए चीज़ें यूज़ हो रही थी, कैनाल्स बनाए जा रहे थे, वेल्स यूज़ हो रहे थे, टैंक्स यूज़ हो रहे थे, और आर्टिफिशियल लेक्स जो हैं वो यूज़ हो रहे थे। ठीक है, हाँ, तो ये दे रखा है, इसमें चार्ट दे रखा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, यस, हाँ, ठीक है, फिल इन द रेस्ट, ठीक है। देन वी हैव ओके, हु लिव्ड इन द विलेजेस, गांव के अंदर रहता कौन था, है ना। अब बेसिकली गांव बन गए, गांव के अंदर रह कौन रहा है, तो गांव के अंदर ना डिवीज़न था, है ना। किसी को कुछ कहते थे, किसी को कुछ कहते थे, तो वही देखेंगे। तो देखो, दोनों हमारे इंडिया में, दोनों में देखेंगे, सदर्न में और नदर्न में। ठीक है, तो तमिल रीजन जो साउथ है हमारा, वहाँ पे जो लैंड ओनर्स होते थे ना, उन्हें कहा जाता था वेलालर। क्या कहा जाता था, वेलालर, है ना। ऑर्डिनरी प्लोमैन जो होते थे उसे कहते थे उजावर, है ना। और लैंडलेस लेबरर जो होते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उन्हें कहते थे स्लेव्स, गुलाम, है ना। और
मतलब स्लेव्स होते थे वो, और उनको क्या कहा जाता था, एक और उन्हें कहा जाता था कदासियार और आदिमई। आपको पता होना चाहिए, है ना। वेलालार कौन होते थे पूछ लेगा, है ना। कदासियार कौन होते थे, आदिमई कौन होते थे पूछ लेगा, है ना। तो आप ये चीज़ क्लियर कर लें। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, ये कहाँ था, साउथ में तमिल के अंदर जो गांव थे उनके अंदर ये 3 तरीके के लोग पाए जाते थे। ठीक है, अब नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में क्या था, नॉर्थ इंडिया में जो गांव का हेड होता था उसे कहते थे ग्राम भोजक, है ना। तो यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस, है ना। और ऐसा आज भी ऐसा ही होता है, पेट्रियार्कल पितृसत्ता वाली हमारा समाज है। यहाँ पर क्या है, जो एक परिवार का मैन होता है ना, वो जनरेशंस तक हेड बना रहता है ना। तो पोस्ट क्या थी, हेरिडिटरी थी। आज भी तो हेरिडिटरी है कि फादर जो है या ग्रैंडफादर जो भी बड़े होंगे वो घर के हेड होंगे, है ना। तो जो ग्राम भोजक होता था, ग्राम भोजक जो होता था वो क्या होता था, वो लैंड ओनर होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी वो ही गांव का हेड होता था। तो गांव का हेड कौन होता था, ग्राम भोजक, है ना। जनरली उसके पास क्या होते थे, स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, उसके पास वर्कर्स होते थे जो उसकी लैंड को कल्टीवेट करते थे। उसके अलावा वो पावरफुल भी होता था, और जो किंग है, जो राजा है, वो उसके द्वारा अपने राज्य से टैक्स जो है कलेक्ट करवाता था, है ना। कई बार वो जज की तरह भी काम करता था और कई बार पुलिसमैन की तरह भी। तो हमें पता चल रहा है कि जो नॉर्थ है ना, वहाँ पे ग्राम भोजक का जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। उसके अलावा जो ग्राम भोजक है वो कौन हो गया, ग्राम भोजक हो गया विलेज का हेड, है ना। उसके अलावा भी इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जिनको हम कहते थे गृहपति। ग्राम भोजक तो वो है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और वो विलेज का हेडमैन है। ठीक है, तो ये गृहपति जो होते थे ये स्मॉल लैंड ओनर होते थे जिनके पास ग्राम भोजक से कम ज़मीन होती थी। उसके बाद मैन और वुमेन होते थे जो कि दास कर्माकर होते थे, जिनके पास लैंड नहीं होती थी और दूसरों की ज़मीन पर काम करके उन्हें जो है अपने पैसे कमाने होते थे। ठीक है, तो यहाँ भी 3 हमें देखने को मिल रहे हैं, ग्राम भोजक, गृहपति और दास कर्माकर। तो अब आपसे इन ये पूछ सकते हैं, ग्राम भोजक कौन होते थे, गृहपति कौन होते थे। ठीक है, दास कर्माकर जो है उसके अंदर क्या सिर्फ मैन ही होते थे या सिर्फ वुमेन ही होती थी या सिर्फ शूद्रा ही होते थे, ये पूछ सकता है, तो क्लियर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके अलावा मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन, बहुत सारे गांव में कुछ क्राफ्ट्स पर्सन भी थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गया, पॉटर हो गया, कारपेंटर हो गया, वीवर था। तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अर्लीस्ट वर्क तमिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तमिल में जो लिटरेचर है वो हमें मिली, है ना। लिटरेचर में सबसे पहली लिटरेचर हमें मिलती है, सबसे पुरानी जो है संगम लिटरेचर, जिसको कब कंपोज किया गया था, 2300 साल पहले। इनको संगम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग आए थे, असेंबली हुई थी और वहाँ पर बहुत सारे पोइट्स आए थे मदुरई के अंदर, और वहाँ पर इसको कंपाइल किया गया था, उसको बनाया गया था, इसीलिए इसको संगम कहा जाता है। जैसे आपको पता है प्रयागराज में संगम होता है, क्यों, क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती का वहाँ पे संगम है, मतलब मिलती हैं वो। तो यहीं पर बहुत सारे पोइट्स आए थे और उन्होंने यहाँ पर क्या है, एक टेक्स्ट जो है वो कंपाइल की। ठीक है, तो द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। जो अभी हमने देखी तमिल की जो टर्म्स थी, उजावर और वो हमें संगम लिटरेचर के अंदर ही मिलती है। ठीक है, देन कॉइन्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे, हमें पता है आर्कियोलॉजिस्ट का काम है खुदाई करना, तो उन्हें बहुत सारे कॉइन्स भी इस पीरियड से मिलते हैं। तो अर्लीस्ट कॉइन्स जो हैं वो हमें सबसे पुराने मिले हैं 500 साल पुराने, जिसको कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन, है ना। ये है पंच मार्क्ड कॉइन, ये आपको जो दिख रहे हैं, है ना, ऐसे कॉइन्स उनको मिले हैं, है ना। अब पंच मार्क कॉइन्स होते, क्वेश्चन आ जाता है पंच मार्क कॉइन्स पे, है ना। पंच मार्क कॉइन्स जो हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर होते थे, समटाइम्स कभी कभी स्क्वायर भी होते थे, कभी कभी शेप भी होते थे, है ना। और किससे बनाए जाते थे, मेटल की शीट से बनाए जाते थे। इनके ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन नहीं होता था, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं होता था, बल्कि कुछ सिंबल्स जो हैं, कुछ सिंबल्स यूजिंग डाई और पंचेस, कुछ सिंबल्स उस पर यूज हुए जाते थे और इसीलिए उनको पंचमार्क कॉइन कहते थे, है ना। कुछ लिखा नहीं होता था, सिर्फ स्टैम्प लगा देते थे। ठीक है, और ये कॉइन्स हमें इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में मिला। मैं इंडिया इस वक्त का बात कर रही हूँ, यानी कि अखंड भारत जो है, जो आपका अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो पुराना वाला इंडिया था उसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज संगम लिटरेचर में और है, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सिटीज़ विद मैनी फंक्शन, हमने विलेजेस के बारे में देखा, अब हम सिटीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। ज़रूर बात, सही बात है कि एक सिंगल टाउन, सिर्फ एक ही
तरीके के लिए, एक ही चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होता। जैसे मेरा सिटी है, मेरा सिटी लॉक्स के लिए फेमस है, तो ज़रूरी नहीं सिर्फ लॉक्स के लिए भी फेमस है, लड्डू गोपाल भी बनते हैं यहाँ पर, पीतल का काम भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए जो मेरा सिटी है वो फेमस है। ठीक है, तो मथुरा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट रहा 2500 टू 2500 ईयर्स बैक। अगर मैं बात करूँ वो क्यों मथुरा क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये एक मेजर रूट के बीच में आता था। मथुरा दो मेजर रूट के बीच में आता था कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाएंगे और नॉर्थ से साउथ जाएंगे, मान अभी भी आज भी मथुरा स्टेशन ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको कहीं भी इंडिया में जाना है ना, तो आपको वहाँ के लिए ट्रेन जो है मिल जाएगी, ऑलमोस्ट बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो मथुरा का है ना। तो जैसे कि ये हमारा मान लो इंडिया है ना, ये इंडिया हो गया हमारा। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा मैप वैसे बना है, एक सेकेंड में से ठीक ही कर देती हूँ। ठीक है, ये अभी भी ठीक नहीं बन पा रहा है ना। तो ये जैसे इंडिया है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे आपको मथुरा मिलेगा, ठीक है, यहाँ मथुरा है, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो भी आपको मथुरा पास करना पड़ेगा, है ना। और आपको नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट में जाना है, यहाँ से, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया हमारा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। यहाँ से अगर आपको ईस्ट में आना है, ये ईस्ट है ना, अगर आपको यहाँ भी आना है ना, तो भी मथुरा क्रॉस रूट पर पड़ता है, और इसीलिए मथुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, उस वक्त पे क्रॉस रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी, सिटी के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन बाउंड्रीज थी, बहुत सारी श्राइन्स थी, और फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी, है ना। तो जो फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ये लोगों को खाना पहुंचाते थे। मथुरा जो है उस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे फाइन स्कल्पचर बनता था। फाइन स्कल्पचर क्या होता है, मूर्ति। एक सेकेंड, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। फाइन स्कल्पचर, तो अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा जो है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, तो मथुरा जो है वो सेकंड कैपिटल बनी थी जो कुषाण्स आए थे, है ना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था, और यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज मिलेंगी, जैन के श्राइन्स मिलेंगे, और ये लॉर्ड कृष्णा का भी इम्पॉर्टेंट सेंटर था, है ना, और आज भी है लॉर्ड कृष्णा का इंपॉर्टेंट सेंटर। ठीक है, तो सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सर्फेसेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टैच्यूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा, और मथुरा के अंदर भी हमें स्टोन की स्लैब्स, स्टैच्यूज जो हैं वो अभी भी मिलती हैं। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन टू मोनास्ट्रीज एंड श्राइन। तो ये गिफ्ट क्या थे, ये मैन ने दिए थे श्राइन्स को, मोनास्ट्रीज को, एंड दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। और ये किसने बनाए थे, किंग, क्वीन, ये लोग बनाते थे। फॉर इंस्टांस इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर्स, बास्केट, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, है ना। तो इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर हमें गोल्ड स्मिथ के बारे में, ब्लैक स्मिथ के बारे में, वीवर्स के बारे में, बास्केट मेकर्स के बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, तो चलो अब देखेंगे क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पर्सन को, है ना। तो वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स, हमें क्राफ्ट्स के बारे में खुदाई करके भी हमें चीज़ें मिली हैं, एंड दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, और हमें बहुत ही फाइन पॉटरी देखने को मिलती है, दैट इज नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब क्वेश्चन याद आ रहा है, लास्ट हमने बताया था पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी कहाँ मिली थी, कॉमेंट में बता दो ज़रा, लास्ट कर चुके हैं हम इसको, है ना। इट गेट्स, और अभी हमें कौन सी मिल रही है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड इन द नदन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्यों इसका ये नाम पड़ा, क्योंकि ये नदन पार्ट, सब कॉन्टिनेंट के नदन पार्ट में मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा NBPW को देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आराम से पूछ लेगा। तो NBPW कहते हैं हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस, है ना। तो ये क्या था, इनका शाइनी ब्लैक सरफेस होता था, हार्ड उससे बना हुआ था, है ना। और पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्थन वेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज किल्न विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस विच गिव द पॉटरी अ मिरर लाइक शाइन। ठीक है, तो
क्या था कि जो पॉटर होता था वो उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बनाता था और इसीलिए वो ब्लैक हो जाती थी। ठीक है, तो आते हैं वापस जहाँ पे हम थे। तो रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव्ड, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है इनके ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। तो लेकिन हमें ये टेक्स्ट से, लिटरेचर से हमें पता चलता है कि उस वक्त पे क्लॉथ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ जो है इम्पॉर्टेंट थी। तो देयर वर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, मदुरई इन द साउथ, है ना। फेमस सेंटर हैं जैसे कि वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ, है ना। ये वाराणसी नॉर्थ में फेमस था, मदुरई साउथ में था, और बोथ मैन एंड वुमेन, और आदमी और औरत हर कोई काम करता था। ठीक है, तो रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, तो दीज रूल्स आर फ्रॉम अर्थशास्त्र। स्पिनिंग और वीविंग के लिए भी ना रूल्स जो हैं वो बनाए गए थे। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कमेंट में बताओ कि किसने लिखी थी। ठीक है, दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन द वर्कशॉप। तो अर्थशास्त्र के अंदर ना स्पिनिंग और वीविंग, है ना, बुनाई कढ़ाई के भी रूल्स उसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेनीज कौन होते थे। तो रेनीज कौन होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट। क्राफ्ट पर्सन्स जो होते थे और जो मर्चेंट होते, जो जो ट्रेडर्स हो, जो व्यापारी होते थे, ये अपनी एसोसिएशन बना लेते थे। जैसे आजकल हमारी एसोसिएशन होती है ना, वुमेन के लिए एसोसिएशन बना ली, है ना, शूद्राज ने अपनी बना ली। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये क्या होती है कि इन्हें हम रेनीज कहते हैं। तो दीज रेनीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्राफ्ट पर्सन को ट्रेनिंग वगैरह देते थे। देन रेनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड रेनीज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक सिटी का नाम है, जैसे कि हमने लास्ट मगध देखा था, है ना। तो अभी यहाँ पे एक सिटी है अरिकामेडू, है ना। तो बिटवीन 2200 से 1900 ईयर्स एगो अरिकामेडू जो है वो एक कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पर शिप्स जो हैं अनलोड किए जाते थे, जो कि दूर दूर से मतलब यही समझ लो कि दूर दूर से जो सामान लेके आते थे उनको क्या किया जाता था, उनको अनलोड किया जाता था, है ना। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। तो एक बहुत बड़ा मैसिव ब्रिक का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिलता है, और हो सकता है वो एज अ गोडाउन वहाँ पर यूज़ होता हो। ठीक है, तो अरिकामेडू से आपको ये पूछ सकता है कि वेयर हाउस हमें कहाँ मिला था। उसके अलावा यहाँ पे हमें पॉटरी मिली, जो कि मेडिटेरियन रीजन की, मेडिटेरियन रीजन से मतलब वेस्ट एशिया के आसपास की भी हमें यहाँ पे मिलती है ना। उसके अलावा स्टैम्पेड रेड ग्लेज्ड पॉटरी भी हमें मिलती है, जिसको एरिटाइन वेयर कहते हैं, है ना। और जो किसके ऊपर लिखी गई है, इटली, इटली जो सिटी है उसके ऊपर, मतलब इटली के अंदर जो सिटी है उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है ना। तो ठीक है। देन स्मॉल टैंक्स जो हैं वो यहाँ पर हमें मिलते हैं, वो शायद डाई करने के लिए यूज़ होते होंगे, है ना। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो यू हैव रीड अबाउट द नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। हमने नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ लिया है। फाइन पॉटरी जो थी ये इसमें ये क्या थी, पॉटरी थी, हमें पता है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेशली बाउल्स, प्लेट्स वगैरह मिलते थे, है ना। तो अब ये चीज़ें थी कि ये सब इधर से उधर पहुँची कैसे, ज़रूर ट्रेड हो रहा होगा, ज़रूर ट्रेडर्स आ रहे होंगे, इधर से लोग उधर लोग जा रहे होंगे, है ना। तो साउथ इंडिया जो है वो फेमस था गोल्ड और स्पाइसेस के लिए, है ना, गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पेशली पेपर, प्रेशियस स्टोन्स के लिए। पेपर जो है पर्टिकुलरली कहाँ पर वैल्यू की जाती है, रोमन एम्पायर में। और वो इतनी जो पेपर है रोमन एम्पायर के में इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इनफैक्ट उसे ब्लैक गोल्ड कह दिया जाता था, है ना। तो जो ट्रेडर्स थे वो बहुत सारे गुड्स ले जाते थे रोम के लिए अपनी शिप्स में, सी से ही जाएंगे डेफिनेटली, और सी से जाएंगे और लैंड से, ज़मीन के थ्रू और सी के थ्रू, दोनों के थ्रू जाते थे, है ना। There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन के, रोम से गोल्ड कॉइन्स हमें मिले। इसका मतलब बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर ट्रेड जो है वो होती थी। ठीक है, तो पूछ लेगा कि क्या साउथ इंडिया की रोम से ट्रेड होती थी, है ना। ऐसे नहीं पूछेगा, मतलब इसे रीफ्रेम करेगा कि, है ना। तो इसको भी आप करेंगे। तो ट्रेडर्स जो हैं, ट्रेडर्स जो थे उन्होंने, अब बताइए, अब व्यापारी है, व्यापारी का काम ही है ऐसी चीज़ें ढूंढना जिससे उसकी जो व्यापार है वो इजी हो सके। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे सी रूट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर किया, है ना। जैसे अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल से होकर के। और क्या होता था कि सेलर्स ना, जो हवाएं चलती हैं, मानसून की विंड्स आती हैं, उसका एडवांटेज लेते थे और उसी वक्त पे निकलते थे। ठीक है, तो अगर उन्हें जाना होता था ना वेस्टर्न कोस्ट पे,
अगर ईस्ट अफ्रीका से अगर उनको जाना है वेस्टर्न कोस्ट, मतलब इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आना है, मतलब मुंबई वाली साइड मान लो, वहाँ आना है, ठीक है, या फिर अरेबिया आना है उनको, तो वो क्या करेंगे, दे चोज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। तो वो साउथ वेस्ट मानसून के साथ सेल करना स्टार्ट करते। तो इंडिया का में जो मानसून है वो साउथ वेस्ट विंड से ही आता है ना। और उससे क्या है, वो लोग पहुंच जाते थे अपने जहां उन्हें पहुंचना होता था। ठीक है, तो न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, अब कोस्ट के किनारे नए किंगडम बनने शुरू हुए, है ना। तो सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय लॉन्ग कोस्ट लाइन। हमें पता है इंडिया का जो सदर्न एरिया है वहाँ पे लॉन्ग कोस्ट लाइन है, हिल्स हैं, प्लेट्यूज है, रिवर वैलीज हैं, है ना। पता है वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, बहुत सुंदर है। अगर आप जाएंगे कभी साउथ तो जाकर के देखिए, बहुत ही सुंदर है। तो अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। तो रिवर वैली का जो भी एरिया होता है तो कावेरी बहुत फर्टाइल है। चीफ और किंग जो है वो रिवर वैलीज को, डेफिनेटली जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी किंग ही उसको कंट्रोल करेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। और संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर। संगम पोएम ना एक चीज़ मेंशन करते हैं जिसका नाम है मूवेंदर। तो मूवेंदर क्या होता है, मूवेंदर का मतलब होता है थ्री चीफ। और थ्री चीफ कौन थे, तीन रूलिंग फैमिलीज जो थी उनके बारे में ये कहा गया था, चोलास, चेराज एंड पांड्यास। पूछ लेता है कि थ्री चीफ्स के बारे में संगम लिटरेचर में जो मेंशन है वो कौन कौन है, तो दैट वाज चोलास, चेराज एंड पांड्यास। इतना सही है ना, इन तीनों की अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो ठीक है, तो क्या था, क्या कहते हैं, मूवेंदर कहते हैं इसको, है ना। और ये साउथ इंडिया में पावरफुल बने थे। और चोलास तो आप देखेंगे ना, चोलास जितना पावरफुल चोलास बने थे, कोई मतलब बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग, है ना। तो इन तीनों चीफ के जो चोलास थे, चेराज थे और पांड्यास थे, तो चोलास एक जगह पे थे, चेराज एक पे थे और पांड्यास एक जगह पे थे। इन दो तीनों ने काम कर रखा था, अपनी पावर के दो सेंटर बना रखे थे। एक तो कोस्ट पे, है ना, मतलब दो कैपिटल मान लो कि एक तो बिल्कुल अपने अंदर जो पानी था, मतलब कोस्ट से दूर, और दूसरा क्या इनलैंड, दूसरा क्या कोस्ट पे, है ना। तो यहाँ पे 6 सिटीज़ जो हैं, मतलब 3 है तो 3 की दो दो कैपिटल हो गई, तो क्या हो गए, 6 सिटीज़ हो गए। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है पोहार और कावेरीपट्टनम, ये किसका था, पोर्ट सिटी था किसका, चोलास का, है ना। और मदुरई जो कि कैपिटल सिटी था पांड्यास का। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, है ना। तो कौन कौन से 2 सिटीज़ इंपॉर्टेंट हो गए, पोहार या फिर कावेरीपट्टनम, और मदुरई का, और मदुरई जो कि कैपिटल था किसका, पांड्यास का। ठीक है, तो जो चीफ था रेगुलर टैक्सेस यहाँ पे कलेक्ट नहीं करता था, बल्कि उसकी जगह क्या था, गिफ्ट्स मांगता था लोगों से, है ना। तो उसके अलावा ये लोग मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे जाते थे, ट्रिब्यूट जो है वो नेबरिंग एरिया से लेते थे, और कुछ उस ट्रिब्यूट में से कुछ वेल्थ तो खुद ही रख लेते थे, और कुछ जो है अपने सपोर्टर्स को दे देते थे। ठीक है, तो मैनी पोइट्स हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज्ड पोएम इन प्रेज ऑफ चीफ। हाँ, तो जो संगम का जो कलेक्शन है, हमने देखा कि जो संगम लिटरेचर है उसमें जो पोइम्स लिखी गई हैं, तो कुछ पोइम्स ना इन चीफ के प्रेज में भी लिखी गई हैं। ठीक है, और ये लोग क्या होते थे, चीफ होते थे, वो अपने जो पोएम लिखते थे उनको गोल्ड हॉर्सेस और ये सब चीज़ें देते थे। तो इस सब के बाद जब चोलास, चेरास, पांड्यास के बाद 200 साल के बाद क्या होता है, एक नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम है क्या, सातवाहनास। सातवाहनास जो है वो पावरफुल बनती है कहाँ, वेस्टर्न इंडिया के अंदर, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर सातवाहनास का कौन था, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। और इसके बारे में हमें पता चलता है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में कि इसकी जो मदर थी गौतमी बालाश्री, उन्होंने इंस्क्रिप्शन करवाया था, है ना। और इसको और अदर सातवाहना रूलर्स को क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता दक्षिण पथ का लॉर्ड। दक्षिण पथ क्या होता है, मतलब दक्षिण जाने के रास्ते का भगवान इनको कहा जाता था, है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी कौन थी, कौन थे, इनके बारे में इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया, तो गौतमी बालाश्री के बारे है यहाँ पर। ठीक है, देन सिल्क रूट के बारे में सबने पढ़ा होगा, है ना। तो सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट। तो जो सिल्क रूट था ना, यहाँ से इंडिया से जो सिल्क जाती थी, उसके लिए कुछ लोग थे, कुछ राजा थे, वो उसको क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि
कंट्रोल कर लेंगे तो लोग आएंगे जाएंगे, उनसे टैक्स ले लेंगे, ट्रिब्यूट्स ले लेंगे, गिफ्ट्स ले लेंगे, है ना, जो भी ट्रेडर्स आएंगे उनसे। तो इन रिटर्न दे ऑफन और क्या कहेंगे कि ठीक है, हम आप हमें ट्रिब्यूट्स दीजिए, टैक्सेस दीजिए, पैसे दीजिए, हम आपको जो भी गुंडे होंगे, रॉबर्स होंगे, उनसे बचाएंगे, है ना। तो बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट, तो सबसे ज़्यादा अगर बेस्ट नोन मैं कहूँ कि किसी ने सिल्क रूट को अगर बचाया है, कंट्रोल किया है, तो दैट वाज कुशान, है ना, जो ने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अराउंड 2000 ईयर्स एगो रूल किया था। एंड देयर 2 मेजर सेंटर्स, और इनके 2 मेजर सेंटर्स कौन कौन से थे, पेशावर एंड मथुरा। याद रखिएगा, कुशान्स के 2 मेजर सेंटर कौन से हैं, पेशावर और मथुरा, ठीक है। तो तक्षशिला जो है इंपॉर्टेंट था, तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, तक्षशिला भी इनके किंगडम का ही हिस्सा थी। और इनके रूल के टाइम पे सिल्क रूट जो है वो सेंट्रल एशिया, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire। ठीक है, तो ठीक है, तो बस यही था इस चैप्टर के अंदर। इस ये जो क्वेश्चन है इनको करके देख लेना कि आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको, जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, रेनीज, रेनीज कौन थे, किसका एसोसिएशन था रेनीज, बताओ, 4 में से अभी पढ़ा है हमने, है ना, किसका था, रूलर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, फार्मर थे या हर्डर्स थे, किसका था। मथुरा इंपॉर्टेंट था किस लिए, रिलीजियस सेंटर, विलेज, पोर्ट या फिर फॉरेस्टेड एरिया। पंचमार्क्ड कॉइन्स किसके थे, गोल्ड के, सिल्वर के, टिन के, आइवरी के। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आप लोग इसको देखो और कैसा लग रहा है वीडियो बताना मुझे, ठीक है। तो आज रैप अप करते हैं इसको, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।